गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, बीए पार्ट थर्ड में अपना चल रहा है विश्व का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें अपने टॉपिक हो गए हैं। सबसे पहले अपना एशिया का इंट्रोडक्शन हुआ था, सामान्य परिचय। उसके बाद में एशिया के भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा करी। उसके बाद में अपना जो एशिया महाद्वीप का मानसून है उसके बारे में अपन ने चर्चा करी, ठीक है। उसके बाद अपन एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना क्रम वाइज क्या है, कोई भी क्षेत्र का क्या है अपन प्रादेशिक अध्ययन है वो छोटे छोटे रूपों के अंदर किसी भी क्षेत्र का इकाइयों के रूप में अपन उसका अध्ययन कर रहे हैं। कि जैसे ही मान लो आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की सबसे पहले उसका सामान्य परिचय पढ़ा, कौन सी अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच में ये आता है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, क्षेत्रफल क्या है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। और उसके बाद उसका भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर उसे बांटा, भौगोलिक प्रदेशों के अंदर उसे बांटा कि पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, आपका मैदानी क्षेत्र है, उसके बाद में पठारी क्षेत्र है, आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इसी के साथ साथ उसको अलग अलग भागों के अंदर विभाजित करा। विभाजित करने के बाद में मानसून के बारे में पढ़ा। आपकी मानसून ग्रीष्म ऋतु है, आपकी शरद ऋतु आती है। उसके बाद में अपन जलवायु के बारे में पढ़ते हैं कि जलवायु के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो आपके एशिया महाद्वीप की जलवायु को 13 विभागों के अंदर उसे बांटा गया। अब अगर आज अपन चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप की जलवायु के ऊपर ही आपका एक फैक्टर है वो निर्भर करता है, जो आपकी क्या है, वनस्पति। तो बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप की वनस्पति। एशिया महाद्वीप की वनस्पति या कह सकते हैं कि एशिया की प्राकृतिक वनस्पति। अब देखो, जैसे अपन ने जलवायु के बारे में अध्ययन किया था, उस जलवायु के ऊपर ही क्या है आपकी प्राकृतिक वनस्पति है वो निर्भर करती है। ये ऐसे नहीं है कि एशिया महाद्वीप की ही प्राकृतिक वनस्पति है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, जलवायु के ऊपर। हर क्षेत्र के अंदर, जैसे भारत की भी अगर अपन बात करते हैं तो क्रम वाइज अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, और जलवायु के आधार पे ही किसका निर्धारण होता है, वनस्पति का निर्धारण होता है। मतलब बहुत हद तक ये देखा गया है कि जलवायु का प्रभाव है वो वनस्पति के रूप में देखने को मिलता है। जहाँ पे आपकी मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ पे आपकी शुष्क जलवायु पाई जाती है, जहाँ पे आपका तापमान उच्च रहता है, जहाँ आपकी तापमान है वो 50 डिग्री 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, तो वहाँ पे जो वनस्पति है उगने का वो क्या है, छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में उगती है। तो इस तरीके से आपकी जलवायु है किसको प्रभावित करती है, वनस्पति को प्रभावित करती है। तो इस आधार पे क्या है आज अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे, वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे, वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आपके एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के लिए कहा जाता है कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए इसका वो जो भौगोलिक दृष्टिकोण है वो भी क्या है, काफी बड़ा देखने को मिलता है। यानी कि किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति उस प्रदेश की जलवायु की दशाओं पर निर्भर करती है कि वहाँ की जो जलवायु दशाएं, जैसे तापमान है, वर्षा है, उस क्षेत्र के अंदर जो हवाएं चलती हैं उनका रुख कैसा है, उस क्षेत्र के अंदर आपकी शरद ऋतु लंबी है, शरद ऋतु के अंदर वर्षा हो रही है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हो रही है, हवाएं आपकी दक्षिणी भाग से चलती हैं या मानसूनी चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं या आपकी व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं आपके जलवायु के अंदर निर्धारित होते हैं, और जलवायु किसी प्रदेश के अंदर प्राकृतिक वनस्पति का क्या करती है, निर्धारण करती है। तो एशिया महाद्वीप में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाओं के कारण क्या है,
भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति भी देखने को मिलती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्राकृतिक वनस्पति के लिए मैंने आपकी जलवायु है, जलवायु के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जलवायु के 13 विभाग करे गए, 13 भागों में बांटा गया। तो इस आधार पे क्या है, जलवायु के आधार पे क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति भी वहां पे देखने को मिलती है, क्योंकि जलवायु के विभाग आपके कितने हैं, 13 हैं। तो 13 भागों के अंदर अगर देखा जाए तो वहां पे जलवायु के आधार पे ही क्या है, वहां पे वनस्पति है वो देखने को मिलती है। इसी आधार पे क्या है, एक जो विद्वान है डॉक्टर स्टाम्प है, उन्होंने एशिया महाद्वीप के लिए लिखा, एशिया में मिलने वाले प्रमुख जलवायु विभाग एक अपने ही प्रकार की वनस्पति को जन्म देते हैं। किसने लिखा, डॉक्टर स्टाम्प ने। डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर स्टाम्प के अनुसार एशिया में मिलने वाली प्रमुख जलवायु विभाग, एशिया में मिलने वाले प्रमुख जलवायु विभाग, प्रमुख जलवायु विभाग, जलवायु विभाग एक अपने ही प्रकार की, एक अपने ही प्रकार की वनस्पति को जन्म देती है। किसने कहा, स्टाम्प ने। देखो, एशिया में मिलने वाली प्रमुख जलवायु विभाग एक अपने ही प्रकार की वनस्पति को जन्म देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किसी क्षेत्र के अंदर अगर आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहां पे मिलने वाली वनस्पति है वो भी कैसी मिलेगी, आपकी मरुस्थलीय। ठीक है, जैसे मैंने आपको मरुस्थलीय जलवायु के बारे में बताया, अरब है, ईरान है, इराक का पूर्वी भाग है, भारत का मरुस्थलीय, भारत का पश्चिमी भाग जो मरुस्थलीय है, तो वहां पे आपकी कौन सी वनस्पति, कौन सी जलवायु का निर्माण है, मरुस्थलीय जलवायु का। तो इसमें यही चीज लिखी है कि एशिया में मिलने वाली प्रमुख जलवायु विभाग एक अपने ही प्रकार की वनस्पति को जन्म देती है। यानी कि जिस क्षेत्र के अंदर जैसी जलवायु पाई जाएगी वहां पे उसी प्रकार की वनस्पति है वो उगेगी या उसी प्रकार की वनस्पति को जन्म देगा। कौन, आपकी जलवायु। समझ में आ गया, किसने कहा, ये स्टाम्प ने, कि जिस प्रकार के जिस क्षेत्र में जलवायु होगी, जलवायु उसी प्रकार की वनस्पति को जन्म देगी। ये किसने कहा, स्टाम्प ने। पूछ सकते हैं न्यू टाइप के क्वेश्चन में, इसलिए याद कर लेना इसको। उसी प्रकार से क्या है, किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति उस प्रदेश की जलवायु दिशाओं पर निर्भर होती है। किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति, किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति किसी देश की प्राकृतिक वनस्पति उस प्रदेश की जलवायु प्रदेश की जलवायु की दशाओं पर निर्भर करती
इसके लिए कहा गया कि कोई भी प्रदेश, जैसे अपन एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोई भी प्रदेश यानी एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो एशिया आ जाएगा, कोई भी भारत पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में आ जाएगा, पाकिस्तान पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान के। किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति उस प्रदेश की जलवायु की दशाओं पर निर्भर करती है, कि जैसी जलवायु की दशाएं होंगी वैसे ही वहां पे वनस्पति का विकास होगा। जैसे भारत आपकी एशिया के अंदर टुंड्रा जलवायु पड़ी थी ना, 13वें नंबर की जो टुंड्रा जलवायु है जो उत्तरी एशिया के अंदर विद्यमान है, तो वहां पे टुंड्रा जलवायु जो मिलती है तो वहां की जो दशाएं हैं जलवायु की, उसी आधार पे वहां पे क्या होगी, वनस्पति का निर्धारण होगा। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि टुंड्रा प्रदेश में 9-10 महीने का तो क्या होता है, सर्दी की ऋतु होती है, 2 महीने आपकी गर्मी की ऋतु होती है। यहाँ पे -50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है सर्दियों में, और आपका गर्मी के दिनों के अंदर कुछ थोड़े समय के लिए क्या होता है, तापमान आपका 3 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो हो जाता है। और इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वनस्पति है न के बराबर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या होती है, बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ कोई वनस्पति का विकास नहीं होता है। अगर वनस्पति होती है तो वो क्या है, आपके कोणधारी वनों के रूप में या न के बराबर ही देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। तो जिस जलवायु के अंदर जैसी दशाएं होंगी उसी के अनुसार आपके क्या है, वनस्पति पेड़ पौधों का विकास होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं वनस्पति के प्रकारों की। तो वनस्पति के प्रकार हैं मुख्य रूप से क्या है, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। किसको? वनस्पति को। पहली है झाड़ियां या वृक्षों की वनभूमि, दूसरा है घास के मैदान, तीसरा है मरुभूमि की शुष्क झाड़ियां। तो प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राकृतिक वनस्पति 3 हिस्सों के अंदर इसे बांटा गया है। पहला है झाड़ियां, वृक्षों की, वनों की, झाड़ियां या वनों की, वृक्षों की वनभूमि। दूसरा घास के मैदान, घास के मैदान, तीसरा है मरुभूमि की शुष्क झाड़ियां। मरुभूमि की शुष्क झाड़ियां। देखो, प्राकृतिक वनस्पति को 3 हिस्सों के अंदर रखा गया है। किसकी? एशिया महाद्वीप की। झाड़ियां, वृक्षों की वनभूमि, दूसरा घास के मैदान, तीसरा आपकी मरुभूमि की शुष्क झाड़ियां। 3 हिस्सों के अंदर इसे बांटा गया है। अब इसका आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बाद में चलेंगे। उसके बाद आता है आपका वनस्पति की। अगर चर्चा करते हैं वनों के रूप में, तो वन है वो आर्थिक जीवन या अपने दैनिक जीवन के अंदर क्या है, वनों का काफी महत्व देखने को मिलता है। किस रूप में? क्योंकि वनों से अपन को क्या है, अनेक प्रकार के आपकी जड़ी बूटियां हैं, श्वसन क्रिया है, आपके आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो वनों से आपके फर्नीचर है, आर्थिक उद्योग धंधों के अंदर भी वनों को काम में लिया जाता है। जैसे फर्नीचर उद्योग है, आपके
मकानों का निर्माण करने के लिए है। तो इस प्रकार से वनों का काफी महत्व देखने को मिलता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानव के दैनिक जीवन से संबंधित हो। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो मनुष्य के श्वसन क्रिया जो करता है वो क्या है, वनों की ही देन है। यानी कि जो वन है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस है वो तो क्या करते हैं, मतलब ऑक्सीजन गैस है वो तो अपन को देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रहण करते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो वनों से अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं वो मिलते हैं, उनके द्वारा उद्योगों का निर्माण है वो किया जाता है। ऐसे ही क्या है, प्राकृतिक रूप से क्या है, प्रकृति को सौंदर्य प्रदान करते हैं। प्रकृति के अंदर ये क्या है, आपके वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे क्या है आपके पेड़ पौधे हैं वो क्या है, वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। तो अनेक प्रकार के ऐसे महत्व हैं जिनके द्वारा अपन कह सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति वो मानव के जीवन के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। वनों के बिना क्या है, मानव का जो अपन श्वसन क्रिया जो करते हैं उस रूप के अंदर से वहां से लेकर इसका जो प्रयोग किया जाता है उद्योगों में भी वृक्षों का, तो इस रूप में क्या है, आर्थिक महत्व के रूप में भी वनों को देखा जाता है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो सामान्य रूप से 3 प्रकार के वृक्ष हैं एशिया महाद्वीप में देखे जाते हैं। पहला है कोणधारी वन, दूसरा आपका पतझड़ वन, और तीसरा सदाबहार वन। तो इस रूप के अंदर क्या है, प्राकृतिक रूप से इसको क्या है, आगे अगर देखते हैं तो आपके एशिया के अंदर मुख्यतः आपके कौन कौन से वृक्ष हैं देखने को मिलते हैं, कोणधारी वन, ठीक है, उसके बाद आपका पतझड़ वन, और उसी के साथ साथ आपका सदाबहार वन। कौन कौन से हो गए, पहला कोणधारी वन, दूसरा पतझड़ वन, और तीसरा सदाबहार वन। इस रूप से एशिया के अंदर मुख्य रूप से क्या है, 3 वृक्षों को देखा जाता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपका एशिया महाद्वीप के अंदर एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग है, वहां पे आपके कौन से वन मिलते हैं, कोणधारी वन मिलते हैं या नुकीली पत्ती वाले वन मिलते हैं। ऐसे ही एशिया का जो मध्यवर्ती भाग है वहां पे पतझड़ वन मिलते हैं, और उसी के साथ साथ दक्षिणी एशिया का जो दक्षिणी भाग है, जहां पे क्या है आपकी भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है, वहां पे आपके सदाबहार उष्ण सदाबहार वन है देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है, मुख्य रूप से 3 वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। उसी के आधार पे, जलवायु की भिन्नता के आधार पे अगर देखा जाए तो इन वनों का विस्तार है वो भिन्नता के रूप में भी देखने को मिलता है। यानी कि एशिया के दक्षिणी भाग के अंदर, आपकी दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर अगर देखा जाए तो मानसूनी वन भी मिलते हैं। एशिया महाद्वीप के अंदर एशिया का जो दक्षिणी और पूर्वी भाग है, जहां पे आपके पूर्वी भाग में आपका प्रशांत महासागर और दक्षिणी भाग में हिंद महासागर लगता है, इन क्षेत्रों के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर हवाओं का, मानसूनी हवाओं का प्रभाव है अधिक देखने को मिलता है, और इस क्षेत्र के अंदर दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर आपके मानसूनी वन है अधिक देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एशिया महाद्वीप का जो ये दक्षिणी भाग और ये पश्चिमी भाग, तो इस दक्षिणी पश्चिमी भाग की ओर अगर देखते हैं तो यहाँ पे वनों का जो विस्तार है वो क्या है, मरुस्थलीय वन है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर कौन से वन मिलते हैं, आपके मानसूनी वन। देखो मानचित्र में आप लोगों को लास्ट में समझाऊंगी कौन कौन से वृक्ष है कौन से क्षेत्रों में बांटे गए हैं। नॉर्मली एक बार ऊपर से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो आपका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर मानसूनी वृक्ष पाए जाते हैं, दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर आपके मरुस्थलीय वन है देखने को मिलते हैं। आगे अगर चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप के अंदर कुल
वन क्षेत्र का 17 पॉइंट विश्व के यानी कि एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में विश्व का 17.8% भाग पर वन मिलते हैं। यानी कि विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर? आपके 17.8% भाग पर एशिया महाद्वीप के वन हैं देखने को मिलते हैं। और एशिया महाद्वीप में क्या है, आपकी सबसे ज्यादा जो भूमि है, सर्वाधिक भूमि है, उसके ऊपर उष्णकटिबंधीय वन है देखने को मिलते हैं। यानी कि विश्व के अंदर तो आपके वनों का जो विभाजन है, वन कितने प्रतिशत भाग पर? 17.8% भाग पर एशिया महाद्वीप है के वन है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन 61% भाग पर एशिया, 61% भाग पर एशिया महाद्वीप का उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। कितने प्रतिशत भाग? 61% भाग पर कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय वन है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर वनों की बात करते हैं तो 23% भाग पर उपोष्णकटिबंधीय वन, 23% भाग पर उपोष्णकटिबंधीय वन। उसके बाद आपका बचता है 14% भाग पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन और 2% भाग पर टैगा वन मिलते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण एशिया की धरातल के ऊपर सबसे ज्यादा जो वन मिलते हैं वो आपके 61% भाग पर उष्णकटिबंधीय वन है मिलते हैं। उसके बाद में 23% भाग पर उपोष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं, 14% भाग पर शीतोष्णकटिबंधीय वन और 2% भाग पर आपका टैगा वन है वो देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप में वनों का विस्तार है देखने को मिलता है। अब अपन एशिया महाद्वीप के वनों को विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें एशिया महाद्वीप के वनों को मुख्यतः 5 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। ये तो आपका क्या था, सामान्य परिचय था किससे संबंधित? प्राकृतिक वनस्पति वनों के बारे में। 61% भाग पे उष्णकटिबंधीय, 23% भाग पे आपका उपोष्णकटिबंधीय, 14% भाग पर शीतोष्णकटिबंधीय, 2% भाग पे टैगा वन देखने को मिलते हैं। और नॉर्मली आपके प्राकृतिक वनस्पति को 3 हिस्सों में बांटा गया है, झाड़ियों के रूप में, मैदान के रूप में और शुष्क झाड़ियों के रूप में। तो इस तरीके से वनों का वर्गीकरण किया गया है। अब अपन बात करते हैं एशिया महाद्वीप के प्राकृतिक वनस्पति का विभाजन, यानी कि एशिया महाद्वीप के जो वन है उनको 5 हिस्सों में बांटा गया है। एशिया की प्राकृतिक वनस्पति कितने हिस्सों में बांटा गया है? 5 हिस्सों में इसे बांटा गया है। अब 5 हिस्से सबसे पहले 5 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है आपका भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उष्ण मानसूनी वन
है शीतोष्ण मानसूनी वन, और चौथा और पांचवा है आपका कोणधारी भूमध्य कोणधारी और पांचवा है भूमध्य सागरीय झाड़ियां। ठीक है, इस तरीके से 5 भागों के अंदर आपके वनस्पति को बांटा गया है, भूमध्य सागरीय झाड़ियां या वन। इस तरीके से एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति को 5 हिस्सों के अंदर विभाजित किया गया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक वनस्पति को 3 हिस्सों में बांटा गया, घास, शुष्क झाड़ियां और मरुभूमि की झाड़ियों के रूप में। उसके बाद में आपके वनस्पति का भौगोलिक वर्गीकरण वनस्पति का किया गया, जिसमें आपके 61% भाग पर उष्णकटिबंधीय, 23% भाग पे कौन से उपोष्णकटिबंधीय, और उसके बाद में जो 14% भाग पर शीतोष्णकटिबंधीय वन और 2% भाग पर टैगा वन है, वो देखने को मिलते हैं। अगर अपन विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति को 5 हिस्सों के अंदर विभाजित किया गया। भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, दूसरा उष्ण मानसूनी वन, तीसरा शीतोष्ण मानसूनी वन, चौथा कोणधारी वन और पांचवा भूमध्य सागरीय झाड़ी के रूप में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सबसे पहले पढ़ेंगे भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। पहला है भूमध्य सागरीय सदाबहार वन। देखो, सबसे पहले इसकी विशेषता देखते हैं कि सदाबहार वन है कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो प्रदेश आते हैं, जिनमें आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपाइन है, दक्षिणी पूर्वी भारत है, श्रीलंका है, ये क्षेत्र किसके अंदर आते हैं? आपके जो दक्षिणी भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इसके अंदर इनको सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ पे भूमध्य रेखीय सदाबहार वन है देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं ये क्या होते हैं? हमेशा सदाबहार देखने को मिलते हैं। इनकी जो विशेषता है वो क्या है? ये हमेशा क्या है, इस क्षेत्र के अंदर वर्षा है वो अधिक होती है, जिसके कारण इनकी जो तने हैं या इनकी जो लकड़ियां होती हैं वो क्या होती है? काफी कठोर होती हैं। और ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 60 मीटर से 100 मीटर तक की इनकी ऊंचाई है देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ इस क्षेत्र के अंदर वृक्षों की बात करें तो महोगनी है, नारियल है, रबर है, ताड़ है, बांस है, सिनकोना है, रोजवुड है, ये वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर आपकी जो वृक्ष की जो लकड़ियां काम में ली जाती हैं वो क्या है? आपके फर्नीचर उद्योग है, कृषि यंत्र उद्योग है, रेल के डिब्बे हैं, जहाजों का सामान बनाना है, तो इसके अंदर इनको काम में लिया जाता है। और इसी क्षेत्र के अंदर आपकी भूमध्य रेखीय सदाबहार वन जो है, इनके अंदर आपके रबर के वृक्षों की प्रधानता है। रबर के वृक्ष हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और समुद्र तटीय क्षेत्रों के आसपास आपके नारियल के जो वृक्ष हैं वो मिलते हैं, जिसकी जो गिरी होती है उससे नारियल का तेल है वो निकाला जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी सदाबहार भूमध्य रेखा के अंदर सदाबहार रेखीय है वन है, इनकी विशेषता है देखने को मिलती है। यह है
इंडोनेशिया, फिलीपाइन द्वीप समूह है, फिलीपाइन द्वीप समूह है। उसी के साथ साथ आपका मलेशिया, दक्षिणी पूर्वी भारत, मलेशिया दक्षिणी पूर्वी भारत, दक्षिणी पूर्वी भारत और श्रीलंका आदि क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं। इनकी ऊंचाई 60 मीटर से 100 मीटर तक होती है। इनकी लकड़ी कठोर होती है। यहाँ मुख्यतः सिनकोना, रोजवुड, रबर, नारियल, ताड़, बांस के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है। और इसकी विशेषता के रूप में अगर देखते हैं तो यहाँ रबर के वृक्ष अधिक मिलते हैं। साथ में नारियल के वृक्ष समुद्री तटीय भागों में मिलते हैं, जिनकी गिरी से नारियल का तेल निकाला जाता है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।